कैपिटल एन जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो, ठीक है। कैपिटल एन जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऐसा समझो तुम, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना। और यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ बेटा, ये देखो ये एक्सिस बना रहा हूँ मैं सोलेनॉइड की, ठीक है, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है बेटा, इसे मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है ये, ठीक है। देखो, और अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है ना बेटा, वो इसी एक्सिस पर करनी होती है, ठीक है। तो इस एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। मान लो कि मैंने ये पॉइंट ले लिया कोई सा भी, ठीक है, ये पी पॉइंट ले, इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं बेटा कि मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि एक एंगल जो है हमारा ये वाला, ठीक है, कौन से वाला एंगल बेटा, ये वाला, देखना ध्यान से, ये वाला है ना, जो एक तरफ से जो बना रहा है, वो एंगल मान लो मैं कह देता हूँ थीटा 1 है, और ये जो दूसरा वाला एंगल है ये मैं कह देता हूँ थीटा 2 है ना, ठीक है। तुम ऐसा समझो कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो कि मुझे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बता दिए, स्मॉल एन मैंने बोल दिया, तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल है मेरा थीटा 1, और ये वाला पूरा एंगल जो है, ये एंगल मैं मान लेता हूँ कि ये है थीटा 2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि मैं थीटा पे जाके कोई एक एलिमेंट लेता हूँ डी थीटा का, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं थीटा पे जाके एक एलिमेंट ले रहा हूँ डी थीटा का पहले तो, ठीक है, और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट है, ये थीटा पे जाके मैंने एलिमेंट लिया है डी थीटा का, ठीक है, ये एंगल थीटा, और ये वाला छोटा सा जो एंगल है ये डी थीटा, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बेटा, आर डी थीटा कह सकता हूँ मैं, जहाँ आर क्या है, आर ये वाली लेंथ है, मतलब तुम ऐसा समझो कि आर जो है वो क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है इससे, ठीक है। क्या बोला मैंने, आर जो है वो क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस, पी पॉइंट का डिस्टेंस इस जगह से जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो आर डी थीटा कर लेते हैं, ये वाली लेंथ में मान लेता हूँ आर है, ठीक है। तो आर डी थीटा मैंने मान ली क्या चीज, ये वाली लेंथ छोटी सी, ठीक है। अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड छोटे से लेंथ की वजह से, तो मैं क्या लिखूंगा बताना, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, आई। अब सोचो बेटा एक बात कि इसमें जो करंट है वो ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये वाली जो रेडियस है ये क्या है, इस तरफ है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऐसे समझो बेटा, देखो एक बात बताओ मुझे, मैं जो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ ना, पी पॉइंट पर, ये तुम ऐसा समझो कि ये मैंने ऐसे करा है कि जो सोलेनॉइड होता है बेटा, इसमें क्या होता है, वाइंडिंग्स होती है ना। तो तुम ऐसे समझो कि मैंने यहाँ छोटा सा एक कॉइल ले लिया, मतलब थोड़े से, हो सकता है उसमें एक दो कॉइल हो सकता है एक ही कॉइल हो सकता है एक से भी कम हो, ठीक है। तो मैंने ऐसा समझा कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है, और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या ये पी पॉइंट इस छोटे से एलिमेंट के लिए, मतलब जो एलिमेंट होगा ये पूरा बेटा ये वो यहाँ पर भी होगा, ऐसा समझो। तो ये एक बिल्कुल लूप की वजह से हम एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, बोलो। हाँ सर। है ना। तो मतलब सभी के वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। तो ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। बताओ क्या होगी बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक इस पॉइंट पर, बताओ। एक कॉइल की वजह से, तुम कॉइल की वजह से बताओ, एक कॉइल की वजह से उसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, बताओ। बताओ बेटा, याद है तुम्हें, भूल गए हो, अभी तुरंत कल ही तो पढ़ा था हमने यार।
तो कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही होती है ना, जहां आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कॉइल, और एक्स क्या है, डिस्टेंस। एक्स क्या है, डिस्टेंस। तो सुनो, ऐसा समझो कि ये जो मैंने लिया ये आर डी थीटा लिया है बेटा मैंने, ठीक है। तो एक सेकेंड वाली बोलो, ये आर डी थीटा वाली बात तो समझ आ गई तुम्हें कि मतलब ऐसा समझ लो तुम कि अब मैं आर डी थीटा नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूं कि ये जो एलिमेंट है ना बेटा, देखो ये एलिमेंट कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा एलिमेंट होगा ये यहाँ और यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अब मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ बेटा, तो देखो मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एक्स का, ठीक है। तुम ऐसा समझो, मैंने क्या किया बेटा, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एक्स का, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो पी पॉइंट है बेटा, इसकी जो डिस्टेंस है, क्या कह रहा हूं मैं, पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक एंड से, वो मैं कुछ मान लेता हूं L1, ठीक है। और पी पॉइंट की डिस्टेंस जो दूसरे एंड से है वो मैं मान लेता हूँ L2, ठीक है। बिल्कुल जनरल एक पी पॉइंट लेके बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस मैं L2 कह देता हूँ, ये वाली डिस्टेंस मैं कह देता हूँ L1, ठीक है। अब मुझे देखो ये एंगल θ1 और θ2 भी लिख दिया मैंने, तो अगर मुझे cos θ1 की वैल्यू निकालनी हुई तो क्या हम निकाल सकते हैं बेटा, tan θ1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ हमें पता है, ये रेडियस भी पता है, और ये वाली लेंथ भी हमें पता लग जाएगी, तो हम sin cos tan सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है बेटा, ये dx का जो एलिमेंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे dx में? सर स्मॉल एन डी एक्स। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल एलिमेंट जो होगा वो कितना होगा, स्मॉल n इंटू डी एक्स। बोलो। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल एन इंटू डीएक्स हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज सोचो बेटा, देखो ये जो डीबी मैंने छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये क्या निकाली, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये वाला जो एलिमेंट है इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ही होगी, इतनी ही होगी। अगर मैं मतलब एक टर्न की वजह से बात करूँ तो अब एन डी एक्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, अगर मैं छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ डीबी, डीबी नेट की अगर मैं बात करूँ, तो डीबी जो उस सम बनेगा वो कितना बनेगा, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इंटू एन डी एक्स, है ना। अब अपने को इसे इंटीग्रेट करना है, तुम ऐसा सोचो, अपने को क्या करना है बेटा, इसे इंटीग्रेट करना है ना, हाँ सर, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना है प्रॉपर उसके साथ, लिमिट्स के साथ। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, देखो इसे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो ये वैल्यू आती है, देखो इस यहाँ पर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार कि ये आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि पता नहीं कैसे कैलकुलेट करूंगा, थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है देखने से ही, है ना। दिख रहा है तुम्हें बेटा, देख पा रहे हो या नहीं, बताओ मुझे, हाँ सर। देख पा रहे हो ना। तो अब यूज करके देख सकते हैं हम थीटा का, क्योंकि हमने एक्स वगैरह मान लिया है, तो अब क्या करते हैं, अब थीटा का यूज करके देखते हैं, ठीक है। कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल बेटा थीटा है, ऐसा समझो तुम कि अगर ये वाला एंगल थीटा मैं कह रहा हूँ, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तो ये होगा ही, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये वाला होगा, जैसे आर तो क्या है, ये वाला रेडियस है, और एक्स एक्स क्या है, ये है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाली लेंथ होगी। अगर मैं इस पॉइंट को क्यू कह देता हूँ बेटा, तो पी क्यू लेंथ क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक बार इसे वो करके देखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ क्या चीज, तुम्हें देखना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, वही वाली चीज जो हमने पहले पहले भी करी, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, बताना, एक्स बाई आर या आर बाई एक्स, सॉरी,
अच्छा बेटा तुम सारे मैथ्स के ही हो ना? हाँ मैं तो भूल ही जाता हूँ बार बार यार। ये इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो, बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करना, और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे? एक्स की लिमिट रखोगे -L1 माइनस से एल वन L2 से तक। L2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। -L1 से L2 इसकी लिमिट रखोगे, -L1 से L2। एक बार इंटीग्रेट करके मुझे बताना बेटा क्या आ रहा है आंसर। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 तो बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना है, करके बताओ मुझे एक बार जल्दी से, चलो जल्दी से इंटीग्रेट करके बताओ बेटा। मतलब ऐसे लिखता हूं मैं, जो डीबी हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, देखो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, क्योंकि आर भी कांस्टेंट ही है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये तो यहाँ रह ही गया। अब म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, अब हमारे पास इंटीग्रेशन किसका बचा बेटा, dx ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। हमें ये वाला इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बेटा। ये वाली इंटीग्रेशन हमने करनी है, और लिमिट -L1 से L2। चलो एक बार सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से। ये वाला हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है बेटा सोलेनोइड की वजह से, ठीक है। तो फिर जब हमें क्या करना होता है कि अगर मान लो कि मैं इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात कर रहा हूँ, तो इनफाइनाइट सोलेनोइड में क्या होगा बताओ। इनफाइनाइट सोलेनोइड में क्या θ1 की वैल्यू 0 होगी और θ2 की वैल्यू कितनी 180 डिग्री होगी, सोच के देखो। हाँ सर। θ1 की वैल्यू 0 होगी और θ2 की वैल्यू 180 डिग्री होगी। किसके लिए है बेटा ये, फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट सोलेनोइड की, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए ये चीज जो है बेटा ये बिल्कुल सही है। तो θ1 0 और θ2 यहाँ पुट कर दो यार, क्या बनेगी बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, म्यू नॉट एन आई, ये जो हमने लिखी है क्या लिखी बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखी, किसके वजह से, सोलेनोइड के वजह से। ये इनफाइनाइट सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड है उसके एक्सिस पर। सर 12th की बुक में बड़ा आसान सा दे रखा है इसका वो डेरिवेशन। वो कर लिया होगा ना, एम्पियर सर्किटल लॉ से कर दिया होगा। हाँ उसी से कर रखा है। हाँ, उससे करोगे तो आसान ही होता है, बहुत आसान होता है उससे तो, ठीक है। तो ऐसे समझ लो तुम कि जो नेट में हमें भी बेटा देखो मैक्सिमम टाइम हमें यही वाला काम आने वाला है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, म्यू नॉट एन आई। या ज्यादा से ज्यादा अगर कोई काम आएगा तो एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है। ये होती है बी नेट, ठीक है। कहाँ पर बेटा, एंड्स पर। मतलब ऐसा समझो तुम कि अगर मैंने ऐसा कोई सोलेनोइड बनाया देखो, ठीक है। तो ये तो बीच वाले जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर म्यू नॉट एन आई होगा, और जो इधर बिल्कुल यहाँ का जो पॉइंट है और जो बिल्कुल यहाँ का पॉइंट है, इसके लिए सोचो θ1 और θ2 की वैल्यू एक 90 डिग्री हो जाएगा। एक वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा, 90 डिग्री हो जाएगी ना। तो यहाँ यस से सर। हमारे पास जो बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो यहाँ से जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 बन जाएगी, ठीक है, एंड्स पर। ये बात यहाँ तक बात सबको समझ आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बताओ। कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी क्या है बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब ये कंपैरिजन रियल और आइडियल सोलेनोइड के बीच में इन्होंने बताया, देखो जैसे आइडियल सोलेनोइड हम किसे कहते हैं, जो इनफाइनाइट होता है ना। तो उसमें देखो कहा जाता है अपने को कि अ, मतलब एंड पर तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर जीरो हो गई। यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा वो यहाँ से बढ़ती है, फिर मैक्सिमम जाती है सेंटर पे, फिर उसके बाद जीरो हो जाती है, ठीक है। रियल सोलनॉइड। आइडियल सोलनॉइड कौन सा होता है, इनफाइनाइट जो होता है सीधा सीधा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर दो ग्राफ बना दिए, ठीक है बेटा। समझ आई बात अपने को, बताओ कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे बस। आ गई सर समझ में। अब आओ थोड़ी सी बात करते हैं हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में, देखो क्या कहता है हमें एम्पियर सर्किटल लॉ, बताओ क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा। जैसे हमने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद है आपको, भूल गए हो। याद है सर वो एरिया के वो एरिया में था। हाँ ये लाइन इंटीग्रल होगा, वो वहां पर वो एरिया के हाँ, वो पर इंटीग्रल था, क्लोज ठीक है। सरफेस इंटीग्रल था वो। हाँ देखो ये क्या लिखा है, देखना बेटा ध्यान से, कि लाइन इंटीग्रल ऑन अ क्लोज्ड कर्व ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। मतलब ये हमें ऐसे कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, क्या कहता है बेटा,
इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl ओवर अ पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, ये आई जो है हमारे, ये क्या है बेटा, एनक्लोज्ड। जैसे वहां पर क्या होता था बताना, ई डॉट डी ए, बोलो। ई डॉट यस डी ए सर। होता था, ई डॉट डी एल होता था। डीए ई डॉट डी ए किसके बराबर होता था बेटा? क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन, तो इसके जैसा ही है। तो ये जो है बेटा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये वाली जो चीज लिखी है ना यहाँ पर, इसे ही हम कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो, मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक ऐसी लूप है, ठीक है, ऐसा समझो तुम, ठीक है, तुम्हारे पास जो है वो कोई ऐसी लूप है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ तुम घूम रहे हो, तुम मान लो कि तुम कह रहे हो कि इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है बेटा, इस लूप के थ्रू, मतलब इस लूप से करंट भी पास हो रहा है। या एम्पियर सर्किटल लॉ वाली बात बताता हूँ मैं। अब जैसे मान लो कि एक करंट है I1 जो अंदर की तरफ है, ठीक है, एक करंट है I2 जो बाहर की तरफ है, ठीक है, और एक और करंट है I3 जो अंदर की तरफ है। अब सोचो कि अगर हमें वो करना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl अगर यूज करना है, तो हमें तो पता होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। तो हम मान लो कि अगर मैं इस तरफ मानता हूँ, इस तरफ अगर मैं मानता हूँ, अगर आप इस लूप पे इस तरफ घूम रहे हो B डॉट dl के लिए, अगर आप इस तरफ घूम रहे हो, तो तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना B डॉट dl में, वो तो आप ऐसे लिखोगे, और आई इनक्लोज में आप क्या लिखोगे, देखो, हमें बेटा इसमें से किसी कुछ करंट को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कुछ को नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब या तो I1 I3 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, है ना, या तो I2 पॉजिटिव और I1 I3 नेगेटिव। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं यार कि ऐसा अगर हमें करना है, तो हम ऐसा समझे ना कि अगर हम इस लूप में ऐसे घूम रहे हैं, मतलब इस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं। थंब हमारा जिस डायरेक्शन में आता है, वो डायरेक्शन हमें क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ करंट, कि कौन सा डायरेक्शन करंट का आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने इधर एरो बना दिया, तो आप किस तरफ घूम रहे हो बेटा? इस तरफ, है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स कर दो। थंब क्या रहा है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर कौन सा है? I2। तो I2 पॉजिटिव होगा, बाकी I1 I3 जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आई इनक्लोज्ड की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करता हूँ बेटा? आई इनक्लोज्ड की, तो वो क्या लिखूंगा बताओ? I2 माइनस I1 माइनस I3, ठीक है। समझ आ रही है बात अपने को एम्पियर सर्किटल लॉ की? देखो यहाँ पर सारी चीजें अपने को लिख रखी है, देखो क्या है कि जैसे गॉस लॉ में था बेटा कि वो इंडिपेंडेंट था ना शेप ऑफ पाथ और पोजीशन ऑफ उसके चार्ज के, तो ये भी ऐसा ही है, ठीक है। और बी डॉट डीएल अगर जीरो होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है। बी और डीएल के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। साइन ऑफ करेंट, देखो करंट का साइन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये बातें हैं बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ की, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अलग अलग जो वो है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है इन्होंने। देखना ध्यान से, मैं बता देता हूँ तुम। हमने क्या करा, लूप, अब यहाँ पर बेटा हॉलो सिलेंडर था, ठीक है, हॉलो करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। तो इसमें जो करंट फ्लो रहा होगा, ये तो साइडों में फ्लो रहा होगा। तो अगर आई इनक्लोज तुम अंदर के किसी पॉइंट पर देखोगे, तो क्या होगी? जीरो होगी। तो इसका मतलब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो क्या हुई? जीरो हो गई, ठीक है। और बाहर की अगर तुम बात करोगे, तो बाहर में जो करंट इनक्लोज होगा वो क्या होगा? जितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो होगा आई होगा। तो वहां से तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो वही तो हमने लिखा बेटा, बी टू जीरो टू 2 π r d लैम्डा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है, आर दूरी पर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो b इंटू बी इंटू 2 π r क्या होगा? म्यू नॉट इंटू आई। तो म्यू नॉट आई बाई 2 π r, ये हो गया क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। अब ये ग्राफ है कि पहले जीरो था, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा। ये किसके लिए है? हॉलो सिलेंडर। अब वही अगर सॉलिड सिलेंडर हो, तो देखो सॉलिड सिलेंडर हो तो इसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करंट डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, जैसे हम किसके लिए करते थे बेटा? वहां पर सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते थे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होता था, तो उसमें क्या करते थे हम कि चार्ज तो सरफेस पे आ नहीं पाता था, तो हम क्या करते थे? एक छोटा सरफेस चूज कर, मतलब एक छोटा सा वॉल्यूम चूज करते थे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही करते थे ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही इन्होंने करंट डेंसिटी दे दी है,
ठीक है, करंट डेंसिटी दे दी है, तो जैसे तुम्हें अगर निकालना हो किसी भी r दूरी पर, तो r दूरी पर एक सरफेस बना लो, देख लो उससे कितना करंट पास हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? वो चीज करके तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस। अब देखो सोलेनॉइड के लिए भी शायद इन्होंने वो करा हुआ है, सवाल वगैरह दिए हैं, ये करना बेटा सवाल सॉल्व। ठीक है, तुम्हें दिख जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, अब आओ थोड़ी सी बात करते हैं कि चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, कि चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखो देखो बेटा, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। ठीक है, हमने क्या करा कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे और उसमें जो हमने देखा उस हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमने ये बोला यार कि जो चार्ज, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा ना, जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या क्या होगा वो फोर्स, तो हम कहते हैं कि वो जो फोर्स होगा F, वो क्या होगा, Q इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसी बात है बेटा कि जैसे जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे ना, तो हमने ये देखा कि जैसे मान लो कि ऐसी कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हमने यहाँ चार्ज पार्टिकल रखा तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने इसे वेलोसिटी दी, तो वेलोसिटी देने पे हमने देखा कि ये घूम गया है। तो घूम गया मतलब कोई ना कोई तो फोर्स होगा ऐसा कि जो इसे घुमा रहा हो। तो इसके वजह से हमने बोला कि यार ठीक है, अगर ये घूम रहा है तो फिर कुछ ना कुछ होगा। फिर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए, फिर हमने देखा कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। तो फिर वो सब चीजें हमने देखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, फिर वहां से हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला कि जो फोर्स है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है बेटा, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं तुमसे बोलूँ कि वेलोसिटी जो है वो अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो क्या होगा बेटा, फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, जीरो। क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो ये तो जीरो ही हो गया, है ना। तो फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत शानदार। तो अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल है अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में अगर तुम पार्टिकल को वेलोसिटी देते हो तो वो नहीं घूमेगा। ये सब एक्सपेरिमेंट्स करे हमने बेटा, है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, तब जाके हमने ये सारी चीजें बोली। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया फोर्स। अच्छा, अब फोर्स के डायरेक्शन की बात करते हैं। तो बेटा तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में हमेशा। ये देखो वेक्टर लगा हुआ है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वी क्रॉस बी। अगर मैं इसे और अच्छे से लिखना चाहता हूँ फोर्स को, तो देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, फोर्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू, एफ वेक्टर की बात करूँ तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, जहाँ एन कैप किसकी डायरेक्शन है बेटा, फोर्स की डायरेक्शन है, और एन कैप है क्या एक्चुअल में, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन। ठीक है, वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वही क्या एन कैप की भी डायरेक्शन होगी बताओ, वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वही तो एन कैप की भी डायरेक्शन होगी ना। तो यहाँ से हमने फोर्स की बात कर ली। अच्छा, अब देखो हमसे सवाल पूछे जाते हैं। हमसे सवाल क्या पूछा जाता है बेटा, कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक एरिया बना दिया कुछ ऐसा, ध्यान से सुनना, सारी चीजें बता दूंगा अभी तुम्हें मैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक ऐसे एरिया बना दिया जहाँ पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अच्छी खासी ठीक ठाक सी मैग्नेटिक फील्ड है, मैं कह देता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, और मैंने क्या करा बेटा कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल को बोला कि यार यहाँ से एंटर करो। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा हूँ, तो क्या होगा बताओ। तो हम ऐसा कहते हैं यार कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये एक ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ घूमेगा और यहाँ से बाहर निकल। ठीक है, बोलो, मतलब ऐसा कहा जाता है हमसे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे सर्कुलर पाथ घूमेगा। ठीक है, तो हमें इस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालनी होती है। अब तुम ऐसा सोचो बेटा कि अगर मैं यहाँ पे v क्रॉस b की बात करूँ, तो देखो ये v क्रॉस b की डायरेक्शन किधर आ रही है, v इधर है और b है अंदर की तरफ। तो v क्रॉस b किधर आ रहा है, देखो v अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b मतलब ऊपर। तो इस ये जो चार्ज पार्टिकल है इसे ऊपर घूमना चाहिए था।
अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर घूमना चाहिए था, तो हमने बोला कि यार ये ऊपर नहीं घूम रहा, नीचे घूम रहा। क्यों? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि चार्ज जो हो वो क्या हो, नेगेटिव हो, तो इसलिए ये इधर घूम गया। ठीक है, तो हो सकता है बेटा ये इधर घूमे, हो सकता है ये ऊपर की तरफ घूम जाए। ये किस पे डिपेंड करेगा? v वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब चार्ज की पोलैरिटी के ऊपर। ठीक है, अगर q नेगेटिव हो जाएगा तो जो डायरेक्शन होगी किसकी, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा? ऑपोजिट होगी। किसके ऑपोजिट होगी? v क्रॉस b के। ठीक है, अगर q पॉजिटिव है तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये q की बात कर दी, बहुत बढ़िया। इस तरह से ही होता है। तो बेटा इसका रेडियस निकालना होता है अपने, हमें क्या निकालना होता है बेटा? इसका रेडियस। तो रेडियस हम कैसे निकाले बताओ? हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा? mv²/r के बराबर। ठीक है, और एक बात बताओ कि ये जो पार्टिकल है बेटा ये v वेलोसिटी से ही घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं पार्टिकल की, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब ऐसा हो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उस केस में जो हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बताओ? सीधा सीधा QVB। तो QVB की वैल्यू क्या होगी बताओ? mv²/r। तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा बेटा? जल्दी बताओ। एक v ने v को मार दिया। ठीक है, क्या बनेगा? देखो mv r है ना, ये तो r उधर चला जाएगा और ये qb नीचे आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? mv/qb। ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो चार्ज पार्टिकल जिस पाथ पर घूमेगा उसका रेडियस। r की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास? mv/qb। ठीक है, ये रेडियस की वैल्यू है जिस सर्कुलर पाथ पर ये घूम रहा है। और ये हमने कब बोला? जब वेलोसिटी जो है वो क्या है? when velocity is perpendicular to magnetic field। ठीक है, और जब नहीं होगा तो क्या करेंगे यार? अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे बेटा? तो फिर उस केस में जो वेलोसिटी, देखो अब जिस वेलोसिटी की वजह से इधर लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जिस वेलोसिटी की वजह से लग रहा है, अब मान लो कि वेलोसिटी जो वो किसी एंगल पर है। ठीक है, तो अगर किसी एंगल पर है तो क्या होगा सोचो? मतलब मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर, आप ऐसा समझो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल है, तो क्या होगा? जैसे ये तो हमने बोल दिया कि r की वैल्यू जो है वो mv/qb है। ये कब है बेटा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा उसकी बात भी अभी करते हैं। ठीक है, अभी एक चीज सोचो बेटा कि मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे वेलोसिटी, ये ऐसे घूम के बाहर निकल गया। ठीक है, अब एक और बात मैं पूछता हूँ आपसे, देखना यहाँ ध्यान से बस। ठीक है, एक और बात पूछता हूँ आपसे छोटी सी, कि मैंने क्या बोला बेटा कि यहाँ पर तुम ऐसा समझो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक एरिया है। ठीक है, मतलब इस तरफ ये जो लाइन है इसके दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है ऐसा समझो आप, है ना? तो अब जो मैं पार्टिकल को यहाँ से दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, वो सीधे सीधे नहीं थ्रो कर रहा, मतलब सीधे सीधे नहीं जाने रहा, उसे मैं ऐसे ऐसे जाने के लिए कर रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एंटर हो रहा है वो। तो अब यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी अंदर? तो बेटा v क्रॉस b तो अब अभी भी वैसे ही होगा, लेकिन अगर मैं इसके पाथ की बात करूँ तो इसका पाथ कैसा होगा पता है? इसका पाथ होगा कुछ ऐसा। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे ही बिल्कुल बाहर भी निकल जाए। समझ आ रही है बेटा बात आपको या नहीं आ रही बताओ मुझे? यहाँ से ये ऐसे बाहर भी निकल जाएगा। ठीक है, और वही अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो ये वाली चीज तो हम समझ गए, वही अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि बेटा अब जो, मतलब एक और वो हो सकता है कि मान लो कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक एरिया बना दिया। ठीक है, कुछ ऐसा, ऐसा समझो आप, देखो। ठीक है, इस एरिया में क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और किधर है? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना एक बार, है ना? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। और अब देखो, अभी तो मैंने ऐसे भेजा है ना कि सरफेस से थीटा एंगल पर, अब जो मैं भेज रहा हूँ इसे, वो ऐसे भेज रहा हूँ, देखो ऐसे। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे एंटर करेगी तो कैसे निकलेगी पता है आपको? नीचे बना दिया हम लोग।
अगर ये ऐसे एंटर करेगी तो कैसे जाएगी बेटा, देखो ऐसे, फिर यहाँ से बाहर। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है तुम्हें या नहीं आ रही बताओ। सेंटर इधर हो जाएगा और इसका सेंटर जो होगा वो कहीं इधर हो जाएगा। अब देखो ऐसा मैंने कैसे बना दिया बेटा कि अब सोचो जब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो वी की डायरेक्शन देखो, वी के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स कर लो वी, और क्रॉस भी करो तो जो अंगूठा है वो इस तरफ आ रहा है ना, बाहर की तरफ, मतलब जो सेंटर होगा फोर्स का वो बाहर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो वी है तो वी के डायरेक्शन में फिंगर्स कर लो, क्रॉस भी, ये जो अंगूठा है ये अंदर की तरफ आ रहा है तो जो इसका सेंटर होगा वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम ये चीजें कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट क्या, देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करनी होती है अपने को कर लेते हैं। ठीक है, जब इसका सेंटर बाहर है तो अगर मान लो कोई भी कैलकुलेशन करनी है तुम्हें तो क्या करोगे, देखो यहाँ से एक ये बना दिया तुमने, तो ये तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया, और ये जैसे भी घुसा ये सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, हमें ये एंगल पता होगा, समझ रहे हो बेटा, हमें ये एंगल पता होगा, तो ये दोनों तो पैरेलल हैं तो फिर हमें बाकी भी एंगल पता लग जाएंगे, तो हम सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बातें, तुम्हें नहीं आ रही बताओ। आ हम रही है। कर सकते हैं, है ना, मतलब मेरे कहने का बस ये मतलब है कि हम एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, हमसे जो भी पूछ ले हम बता सकते हैं, है ना। तो देखो मैंने तुम्हें रेडियस वगैरह के बारे में तो बताया। ठीक है, और तो ये चलो रेडियस वगैरह की बात तो हो गई बेटा। अब तुम एक और बात सोचो कि देखो रेडियस के बारे में तो हम जानते हैं, है ना, कि रेडियस वगैरह होता है, और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे टाइम पीरियड वगैरह के फॉर्मूले होते हैं, है ना, ओमेगा वगैरह किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो हम तो जानते हैं बेटा, देखो हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी है बताओ, हमारे पास जो आर है रेडियस, आर की वैल्यू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये कब, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो रेडियस की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी आ गई। अब तुमसे कुछ भी पूछ ले, मान लो तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा बराबर वी बाई आर, है ना। तो वी को तो ऐसे ही रहने दो, आर की वैल्यू क्या लिखो, एम वी अपॉन क्यू बी। तो क्या v और v को मार देगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, क्यू बी अपॉन एम। अच्छा, और क्या पूछा जाता है बेटा हमसे, और हमसे पूछा जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा वो होगा टाइम पीरियड। क्या लिखोगे बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वो वेलोसिटी, तो क्या लिखोगे, 2 पाई r अपॉन v, है ना। तो 2 पाई r का मतलब क्या है, 2 पाई इंटू रेडियस क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी। तो v हो गया, v ने v को मार दिया, हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया बेटा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये तो टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी अगर बोल रहे निकालने के लिए तो बताओ, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है ना 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा ये सीधे सीधे क्यू बी डिवाइडेड बाई 4 पाई, सॉरी क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई m। ठीक है बेटा, ये बातें समझ आ रही है तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, है तो बता दो। ये फॉर्मूले वगैरह, अब तुमसे कोई भी फॉर्मूला पूछे, तुम्हें रेडियस वगैरह पता है, तुम बस ऐसे कॉमन सेंस लगा के और तुम वो फॉर्मूले क्या कर सकते हो बेटा, बता सकते हो। ठीक है, कोई ऐसे बहुत खतरनाक कुछ है नहीं, नॉर्मल सी चीजें हैं बस। ठीक है, तो समझ आई बात बेटा, ये कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। अब देखो यहाँ सवाल वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, ये तुम्हें सॉल्व करने हैं, है ना। अब आओ बात करते हैं थोड़ी सी हेलिकल पाथ के बारे में। टाइम हो गया क्या हमारा, हो गया।